हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम BHDE 142 की बुक जिसका नाम है राष्ट्रीय काव्यधारा, इसके यूनिट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो गाइज, आज की वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे और ये जो यूनिट है इसका नाम है आधुनिक युग की भूमिका। इस बुक का नाम है राष्ट्रीय काव्यधारा। तो राष्ट्रीय काव्यधारा इस बुक का नाम क्यों है और इस बुक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो पहले मैं उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ। सो राष्ट्रीय काव्यधारा इस बुक का नाम इसलिए है क्योंकि हम इस बुक में हम कविताएं पढ़ेंगे, कविताएं, काव्य वगैरह इन सब पर डिस्कशन करेंगे और वो सारे काव्य कविताएं जिन भी लोगों ने लिखी है वो सारे राष्ट्रीय कवि रहे हैं। राष्ट्रीय कवि हैं क्योंकि उन्होंने जब हमारा भारत देश गुलाम था तो उस समय में उन्होंने लिखना स्टार्ट किया था ताकि वो लोगों को जगा सके। लोग जो मतलब एक गुलामी में दब के रह गए थे उनको जगा सके और उनके अंदर अपनी राष्ट्रीय भावना भर सके, इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय काव्य लिखे थे, राष्ट्रीय कविताएं लिखी थी और इस बुक में हम वही सब पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए इस बुक का नाम राष्ट्रीय काव्यधारा है। अब हमारा जो यूनिट है इसका नाम है आधुनिक युग की भूमिका। तो आधुनिक युग की शुरुआत कब से मानी जाती है, कब से हुई, आधुनिक युग की विशेषताएं क्या है, मूल संवेदना क्या है, या फिर इस युग में जो राष्ट्रीय काव्यधारा, राष्ट्रीय भावना स्टार्ट हुई थी और नव जागरण शुरू हुआ था तो वो क्यों हुआ था और क्या था वो सब, तो उसके बारे में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो गाइज, मैं इसमें आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में ही बताऊंगी, सारे टॉपिक्स कवर नहीं कराऊंगी क्योंकि लेंदी है चैप्टर, बहुत ज्यादा यूनिट, बहुत ज्यादा लेंदी है, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगी और जो इम्पोर्टेंट होगा वही बताऊंगी जो एग्जाम्स में आने वाला होगा। तो पहले हम यहाँ पर ये आपको दे रखा है क्या क्या टॉपिक्स है और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिस पर मैंने इम्पोर्टेंट मार्क भी कर रखा है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये इसकी प्रस्तावना आ जाएगी इस चैप्टर की जो हम नहीं देखेंगे। इसके बाद आधुनिक युग का महत्व। तो ये क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है। तो आधुनिक युग के महत्व में आधुनिक युग का सीमांकन ये नहीं आता है। आधुनिक युग के महत्व में आपको लिखने के लिए सिर्फ यही आता है आधुनिक युग की विशिष्टता क्या है या फिर आधुनिक युग की मूल संवेदना। अलग अलग क्वेश्चन भी आ जाते हैं। आधुनिक युग का महत्व ये क्वेश्चन भी आ जाता है, तो आपको दोनों लिखने के लिए होता है। तो हमारा फर्स्ट जो रहेगा वो आधुनिक युग की विशिष्टता रहेगा और इसके बाद जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आधुनिक युग की मूल संवेदना। तो पहले हम आधुनिक युग की विशिष्टता के बारे में देखेंगे। तो मैंने आपके लिए नोट्स टाइप के बना दिए इसको। यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो हेडिंग्स हैं इनकी मैंने मार्क किया हुआ है और जिन मतलब यहाँ से लेकर मैं आपको बताती हूँ अभी। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका फर्स्ट पॉइंट है और फर्स्ट पॉइंट का जो है फर्स्ट हेडिंग ये है राष्ट्रीय चेतना। तो ये इस तरह से मैंने हेडिंग्स डाल रखे हैं सबकी साइड में ताकि आपको पता चल जाए कि किसकी क्या हेडिंग है और मार्क भी कर रखा है। तो पहले राष्ट्रीय चेतना। आधुनिक युग की विशिष्टता जो है, पहली महत्वपूर्ण विशेषता यही रहेगी कि उस युग में, आधुनिक युग में राष्ट्रीय चेतना हमें देखने को मिलती है सभी कवियों में। तो हम पहले ही थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जो बुक में लिखा हुआ है। इस अवधि में आधुनिक युग की विकास अवस्थाओं का अध्ययन रोचक और उपयोगी हो सकता है। 19वीं शताब्दी के नवजागरण के दौरान राष्ट्रीयता की अपनी अवधारणा विकसित करने का प्रयास दिखाई देता है। मतलब आधुनिक युग का जो विकास था वो धीरे धीरे अवस्थाओं में हुआ और उसका अध्ययन हम करते हैं। आधुनिक युग की जो अवस्थाएं हैं उसका किस किस तरह से विकास हुआ तो उसमें हम अध्ययन करते हैं। इस बुक में हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और 19वीं शताब्दी में नवजागरण की शुरुआत हो गई थी और उस नवजागरण में राष्ट्रीयता की भावना देखने को मिलती है। तो राष्ट्रीयता की भावना किस तरह से विकसित हुई ये सब भी हम इसमें देखेंगे। ये भारतीयता की अपनी पहचान निश्चित करने वाला दौर था। तो 19वीं सदी जो थी उसमें भारतीय लोग जो थे उनको, उनकी पहचान क्या है, वो क्या थे पहले, अतीत में वो क्या थे और अंग्रेजों के गुलाम बनने के बाद वो कैसे हो गए। तो ये सब वो लोग अपनी पहचान के बारे में जान रहे थे, उनको अपनी पहचान के बारे में बता रहे थे कवि अपनी काव्यों के माध्यम से या फिर अपनी कविताओं के माध्यम से। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वस्तुपरक व संतुलित दृष्टिकोण। तो वस्तुपरक व संतुलित दृष्टिकोण का मतलब ये हुआ कि एक और तो अतीत पर जोर दिया जा रहा था। अतीत पर एक मतलब दो ग्रुप्स बन गए थे भारतीय लोगों में भी। एक ग्रुप जो वो था जो अतीत पर जोर देते थे और वैदिक युग की वापसी की बात करते थे। मतलब वैदिक युग के जो अतीत की जो मान्यताएं थी, सोच थी, वेशभूषा थी, वो उनके बारे में सोचे थे कि हमें वही करना चाहिए जो हमारा अतीत है, उसी से हमें अपना वर्तमान को भी आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लोग थे जो अतीत को पूरी तरह से छोड़कर पश्चिम का अनुगमन, यानी कि पश्चिम की जो सोच थी, पश्चिम की वेशभूषा थी, उनके विचार थे, वो सब उनके अंदर आने लगे थे और वो उन्हीं को ही आदर्श बताते थे।
तो इस तरह से दो तरह के ग्रुप्स बढ़ गए थे। लेकिन जब 19वीं शताब्दी आई या फिर 19वीं सदी आई, तो 19वीं सदी के अंत तक आते आते अतीत और वर्तमान के बीच लोगों ने एक तालमेल बिठा लिया, समन्वय बिठा लिया, और उसके आधार पर उन्होंने वस्तुपरक और संतुलित दृष्टिकोण को विकसित किया, जो बहुत सारे कवियों के माध्यम से सामने आया। जैसे कि जिनमें पहले हैं विवेकानंद, ज्योतिबा फूले, रविंद्रनाथ, ये सब, इन सब के माध्यम से सामने आया ये वस्तुपरक और संतुलित दृष्टिकोण। इन्होंने अतीत के बारे में और जो हमारा वर्तमान चल रहा था उस समय, यानी कि पश्चिम के दृष्टिकोण, उन दोनों को मिलाकर एक नया दृष्टिकोण विकसित किया। उन्होंने कहा कि जो अतीत की मतलब घटिया पुरानी सी बातें हैं, गली सड़ी सोच है, जैसे कि सती प्रथा वगैरह की, ये सब होता था, तो इन्होंने उस सब पर रोक लगाई और जो पश्चिम की नई बातें थी उनको भी अपनाया। लेकिन सारी जो अतीत की मतलब अतीत की अगर अच्छी बातें हैं तो उसको भी अपनाया, पश्चिम की अच्छी बातों को अपनाया। इन्होंने ये नहीं कहा कि अतीत की अगर बुरी बातें हैं तो उनको भी अपना लिया और पश्चिम की बुरी बातों को भी अपना लिया। ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने दोनों दृष्टिकोणों के बीच समन्वय स्थापित किया और फिर उसके बाद उसे अपनाया। अब तीसरा पॉइंट आएगा हमारा समाजवाद का उदय। समाजवाद आप लोगों को पता ही होगा, 20वीं शताब्दी में यानी कि 1917 में रूस में, रशिया में बोल्शेविक क्रांति हुई थी, जिसे सोवियत क्रांति भी कहते हैं। तो सोवियत क्रांति जो हुई थी, इसने समाजवाद, इस क्रांति से समाजवाद का उदय हुआ था। तो ये जो क्रांति थी, इसने सब लोगों के सामने, पूरी दुनिया के सामने स्पष्ट कर दिया कि किसी का भी रास्ता क्या होना चाहिए। तो भारत में जो लोग थे, भारत की जो कांग्रेस पार्टी थी, उन्होंने भी 1920 में समाजवादी मंच की स्थापना की और जिसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। कई अन्य बातें इसी सच्चाई का द्योतक थी। तो मतलब समाजवाद का उदय किस तरह से हुआ भारत में? 1920 में हुआ, जब सोवियत क्रांति हो गई थी। 1917 के बाद समाजवादी मंच की स्थापना की गई, कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया और समाजवाद में जो काव्य, अब ये तो राजनीति की बात हो गई, अब हम साहित्य पर आते हैं। तो साहित्य में जो प्रेमचंद थे, निराला थे, नजरुल जोश मलिहाबादी, ये सारे जो कवि थे, इन लोगों ने भी इस दृष्टिकोण को अभिव्यक्त किया अपने काव्यों के माध्यम से। लोगों के सामने समाजवादी दृष्टिकोण रखा अपने काव्यों के माध्यम से, और प्रगतिशील लेखक संघ की भी स्थापना की गई और इसी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया गया। मतलब ये जो प्रगतिशील लेखक संगठन बनाया गया था, इस पे समाजवाद का जो दृष्टिकोण था, इसका प्रभाव दिखाई देता है। अब हमारा फोर्थ पॉइंट रहेगा 20वीं सदी का आरंभिक, सॉरी पॉइंट हेडिंग बोलना तो भूल ही गई, महायुद्ध। महायुद्ध जो हुए थे हमारा, उसके बारे में हमारा फोर्थ पॉइंट है। तो आप लोगों को पता है ये 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ही, स्टार्टिंग में ही दो महायुद्ध हुए थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो उसी के बारे में बताया जाएगा इसमें कि ये जो महायुद्ध हुए थे, इनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था, व्यापक प्रभाव पड़ा था मूल्य भावना पर, संबंध भावना पर और मनुष्य की संवेदना पर। भारत की स्वाधीनता संघर्ष जो था और नवजागरण, सुधार के प्रयत्न, बौद्धिक दृष्टि का विकास, विश्व दृष्टि या विश्व भावना का विकास, इस युग की विशिष्टता देने वाले प्रमुख तत्व हैं। तो जो हमारी भारत में स्वतंत्रता की जो शुरुआत हुई थी या फिर स्वाधीनता संघर्ष स्टार्ट हुआ था, वो इन महायुद्धों के बाद हुआ था। इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था भारत की स्वतंत्रता पर, और इसमें नवजागरण, सुधार के प्रयत्न, बौद्धिक दृष्टि का विकास, ये सब देखने को मिलता है और ये प्रमुख तत्व है इसके। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, यानी कि फिफ्थ पॉइंट है, मैंने ये जो पूरा इतना बड़ा सा टॉपिक था, मैंने इस पूरे टॉपिक को पॉइंट वाइज डिवाइड कर दिया है, तो आपको इजी लगेगा और मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है गाइस। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो हमारा फिफ्थ पॉइंट रहेगा आधुनिक राष्ट्रवाद तथा लोकतंत्र। तो ये पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है। आधुनिक युग के विकास के क्रम में समाजवाद के विभिन्न रूपों का विकास, समाजवादी आंदोलन का विकास, जनसाधारण की प्रतिष्ठा में यथार्थवाद जैसी विचारधारा के उदय और विकास में सहायक रहा है। मतलब जब आधुनिक युग की स्टार्टिंग हुई तो लोग किसी पर भी अंधविश्वास नहीं करते थे। वो लोग अपने मतलब रियलिज्म आने लगा था लोगों के अंदर, रियलिटी पर बेस्ड उनकी विचारधारा हो गई थी, और सामाजिक आंदोलन जो थे वो होने स्टार्ट हो गए थे, और समाजवाद के जो विभिन्न रूप थे वो समाज में देखने को मिलने लगे थे। लोगों के अंदर समाजवादी भावना जाग उठी थी, जनसाधारण में भी यथार्थवादी भावना देखने को मिलती है। तो ये सब हुआ था आधुनिक युग में। अब यहाँ पर यूरोप के साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन ने आधुनिक राष्ट्रवाद और लोकतंत्र की जड़ें मजबूत की। जब साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन हुए तो लोगों के अंदर
लोकतंत्र की जो भावना थी वो पैदा हुई, उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई, जिस तरह उन्होंने आंदोलन, समाजवादी आंदोलन शुरू किए। इसका निष्कर्ष भी आप देख लेना, मैं नहीं देखूंगी, मैं आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं नहीं बता रही हूँ, मैं नेक्स्ट बता रही हूँ, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी अगर मैं ज्यादा डिटेल में कराऊंगी तो। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आधुनिक साहित्य की मूल संवेदना। तो ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, और इससे पहले वाला जो था दोनों, आधुनिक साहित्य का महत्व, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें ये दोनों आएंगे, आधुनिक युग की विशेषता और आधुनिक साहित्य की मूल संवेदना। तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, आपके एग्जाम में आता ही आता है, तो मैं आपको ये बता देती हूँ। और ये अभी भी एग्जाम में 2024 के एग्जाम में भी आया था, तो इसलिए मैं आपको ये करा रही हूँ स्पेशली। सो इसकी फर्स्ट जो भूमिका रहेगी वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ से है भूमिका आधुनिक, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी भूमिका रहेगी। आधुनिक साहित्य जिन शर्तों के साथ आधुनिक हुआ, वे आधुनिक युग की विशेष ऐतिहासिक आवश्यकता का परिणाम थी, जैसे इतिहास दृष्टि, परंपरा का बोध, समग्र जीवन दृष्टि और वैज्ञानिक विवेक। मतलब आधुनिक युग को आधुनिक क्यों कहा जाता है, उसका नाम आधुनिक क्यों रखा गया? तो उसका नाम आधुनिक इसलिए रखा गया क्योंकि उसकी कई सारी विशेषताएं थी, यानी कि इतिहास दृष्टि, लोग इतिहास की जो अच्छी बातें थी उनको उनका सम्मान करने लगे थे। फिर उनकी जो परंपराएं थी उनको उनकी परंपराओं का बोध हुआ। समग्र जीवन दृष्टि, जो जीवन था उसके बारे में उनका एक नया दृष्टिकोण बना, और साथ ही साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण, लोग किसी पर भी अंधविश्वास नहीं करते थे, वैज्ञानिकता उनमें आ गई थी। मतलब किसी भी चीजों की जांच परख करके उसको अपनाना, फिर सोच विचार करके उसको अपनाना, ये नहीं कि किसी ने बोल दिया तो फिर उसको वैसे ही अपना लेना, ऐसा नहीं था। तो इस तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण आ गया था। तो इन सब चीजों की वजह से ही आधुनिक साहित्य की शुरुआत हुई, आधुनिक नाम उसका रखा गया, आधुनिक युग नाम रखा गया। आधुनिक साहित्य जिस नवजागरण और स्वाधीनता संघर्ष के बीच लिखा गया, उसे एक व्यापक अखिल भारतीय संदर्भ भी था। इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आधुनिक साहित्य में नवजागरण की शुरुआत हुई थी, स्वाधीनता संघर्ष चल रहा था, तो वो उस समय में लिखा गया जब पूरे भारत में स्वाधीनता के लिए संघर्ष चल रहे थे, और इसलिए लिखा गया ताकि लोगों को वो जगा सके, लोगों को वो बेदार कर सके, और इसलिए लिखा गया था। तो इसलिए इसका बहुत बड़ा व्यापक अखिल भारतीय संदर्भ था, इसलिए ही लिखा गया यहाँ पे। अब आधुनिक युग की मूल संवेदना में हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है वो है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग की स्टार्टिंग, और किस, आपको पता ही होगा भारतेंदु युग की शुरुआत जो हुई थी वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से हुई थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर भारतेंदु युग रखा गया, और उन्होंने जो काव्य साहित्य लिखने स्टार्ट किए थे, तो वहीं से ही भारतेंदु युग की शुरुआत मानी जाती है। अब भारतेंदु जी का नाम से युग का नाम क्यों पड़ा? तो वो इसलिए पड़ा क्योंकि भारतेंदु जी की जो विषय वस्तु थी वो बहुत ज्यादा व्यापक थी। उन्होंने बहुत सारी चीजों पर लिखना स्टार्ट किया, और उन्होंने उन जो उनकी साहित्य की विषय वस्तु थी उससे एक युगांतकारी परिवर्तन आया, मतलब कि युग में एक परिवर्तन देखा गया। उन्होंने लोगों की समस्याओं पर लिखना शुरू कर दिया। जनसाधारण से उनका अच्छा तालमेल था, जनता के साथ और जनता के बीच में वो रहते थे, और उनके साथ उनको उनकी समस्याएं पता थी, उनके साथ वो बहुत ज्यादा, उनका मेलजोल काफी ज्यादा था। तो इसलिए वो अच्छे से उनकी समस्याओं पर लिख पाते थे, उनको उनकी समस्याओं के बारे में भी पता था, वो साधारण लोगों पर लिखते थे। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ, जो रीति काल था, रीति काल में क्या होता था, जितने भी कवि होते थे, या फिर उस समय तो कवि ही होते थे, लेखक नहीं होते थे, तो जितने भी कवि होते थे वो सिर्फ जो अच्छे बड़े वर्ग होते थे, जैसे कि राजा महाराजा हो गए या फिर अमीर वर्ग हो गए, तो उन लोगों के बारे में ही लिखते थे वो सभी कवि। लेकिन जब आधुनिक युग की मतलब शुरुआत हुई, तो इस समय भारतेंदु युग से जो जनसाधारण थे, साधारण लोग जो थे, उन लोगों पर लिखना शुरू कर दिया सभी कवियों ने। जो लोगों की समस्याएं थी, साधारण लोगों की समस्याएं, उन पर विचार करना शुरू कर दिया, उन पर लिखना शुरू कर दिया। तो यहाँ से ही हमारे आधुनिक युग की शुरुआत हुई। गांधी जी से पहले वे स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात कर चुके थे। स्पष्ट है कि भारत में आधुनिक साहित्य के उदय के पीछे सांस्कृतिक पुनर्जागरण का व्यापक ऐतिहासिक प्रयत्न है। मतलब जो भारतेंदु जी थे उन्होंने गांधी जी से पहले ही स्वदेशी आंदोलन की स्टार्टिंग की थी, कर चुके थे, वो बता चुके थे कि स्वदेशी आंदोलन क्या है, और जो जनता है उसको बेदार कर चुके थे, उनको जगाना शुरू कर दिया था उन्होंने। और ये सब सांस्कृतिक पुनर्जागरण का, ये सब सांस्कृतिक पुनर्जागरण भी कह सकते हैं हम इसको, जिसका एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा हमारे इतिहास पर। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा उपनिवेशवाद का विरोध। तो जो लोग थे, कवि थे,
वो अपने काव्यों के माध्यम से उपनिवेशवाद का विरोध करते दिखाई देते हैं। उपनिवेशवाद का विरोध जो था वो एक प्रमुख उपनिवेशवाद विरोध एक प्रमुख मुद्दा था जिसका विरोध लोग करते थे। राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए इन्होंने उपनिवेशवाद का विरोध किया। ये प्रथम विश्व भर में चल रहे उपनिवेशवाद विरोध की ही एक कड़ी थी। मतलब इस समय में जब हमारा देश आजाद हो रहा था तो पूरे विश्व में ही जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, कांग्रेस पार्टी थी, उन्होंने पूरे विश्व में ही उपनिवेशवाद विरोधी एक कह सकते हैं हम एक संगठन बना लिया था जिसको हम गुटनिरपेक्षता भी नैम भी कहते हैं, नॉन अलाइन मूवमेंट। तो वो बना लिया था, तो वो पूरे विश्व में चल रही थी उपनिवेशवाद का विरोध, और जो कि भारत में भी भारत से ही स्टार्ट हुआ था और भारत में भी चल रहा था। तो वो सब कवियों ने भी सिर्फ राजनीतिक स्तर पर ही नहीं, साहित्यिक स्तर पर भी ये चल रहा था। भारत में आधुनिक साहित्य की चेतना का निर्माण करने वाले लेखकों में महत्वपूर्ण है रविन्द्रनाथ ठाकुर। तो जो साहित्य आधुनिक साहित्य की चेतना का जो निर्माण किया सबसे पहले वो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने किया। तो ये लोगों के कौन कौन से कवि थे, किन किन में आधुनिक चेतना देखने को मिलती है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा और लिखना भी पड़ेगा आपको एग्जाम में। तो हमारा थर्ड पॉइंट रहेगा इसका साम्राज्यवाद का विरोध। साम्राज्यवाद के विरोध में हमारा जो पॉइंट रहेगा बंकिम चंद्र का आनंद मठ, मैथिली शरण गुप्त की भारत भाती, हाल का मुसद्दस आधुनिक युग की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। तो ये आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा कि कौन कौन सी उस समय महत्वपूर्ण कृतियां थी जिनसे आधुनिक युग में मतलब उन्होंने महत्वपूर्ण आधुनिक युग को कहने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो मैथिली शरण गुप्त की भारत भाती, हाल का मुसद्दस, बंकिम चंद्र का आनंद मठ जो राष्ट्रीय चेतना का पक्ष लेते हैं और साम्राज्यवाद का विरोध करती हैं। तो ये सारी कृतियां ऐसी हैं जिनकी वजह से लोगों में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, राष्ट्रीय भावना आई और साम्राज्यवाद का उन्होंने विरोध करना शुरू किया। साम्राज्यवाद क्या होता है आप लोगों को पता है, जो अंग्रेजों ने हमारे देश को अपना गुलाम बना लिया था, एक साम्राज्य बना लिया था, उस पर कंट्रोल कर रहे थे, तो वही साम्राज्यवाद होता है और उसी का ये लोग विरोध कर रहे थे। सारे कवि राजनीतिक स्तर पर भी, साहित्यिक स्तर पर भी, सामाजिक स्तर पर भी उसका विरोध किया जा रहा था। जवाहरलाल नेहरू की विश्व इतिहास की झलक और भारत की खोज महत्वपूर्ण कृतियां हैं जो आधुनिक युग की समस्याओं और चुनौतियों के प्रति हमें संवेदनशील बनाती हैं। तो ये आपको पता चल गया होगा कि किसने लिखी थी, कौन कौन सी कृतियां थी। ये साम्राज्यवाद का विरोध हमारा थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट है रोमांटिक कविता। तो इस समय में आधुनिक युग में रोमांटिक कविता भी लिखी गई थी और वो भारत की अनेक भाषाओं में मतलब कि ज्यादातर भाषाओं में रोमांटिक कविता लिखी गई थी जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि वो क्यों लिखी गई थी, स्वाधीनता संघर्ष के लिए लिखी गई थी, इसलिए वो महत्वपूर्ण है। साथ ही राष्ट्रीय भावधारा के भीतर एक नई स्वच्छंद चेतना का विकास देखा गया। जो राष्ट्रीय काव्यधारा थी उसके अंदर एक स्वच्छंद चेतना देखी गई जो कि रोमांटिक कविता में थी। ऐसा कवियों में उर्दू के मोहम्मद इकबाल, हिंदी के निराला, बंगला के नजरुल इस्लाम, मराठा के केशव सुत, ये सारे नाम विशेष उल्लेखनीय है। आपको मतलब आपके लिए लिखने के लिए तो आएंगे, नाम लिखने के लिए कौन कौन से कवियों ने रोमांटिक कविता लिखी। तो ये आप मतलब ऐसे तो क्वेश्चन नहीं आएगा जैसे मैंने बताया, लेकिन ये आपको लिखना पड़ेगा तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। अच्छे मार्क्स अगर आपको लाने हैं तो आपको ये सब लिखने पड़ेंगे कवियों के नाम और वो किस किस के थे। जैसे उर्दू के मोहम्मद इकबाल आ गए, हिंदी के निराला आ गए। तो आप ज्यादा मत याद करिए, थोड़े बहुत याद कर लीजिए, जो भाषा आपको अच्छी लगती है उस भाषा के कवि का नाम याद कर लीजिए। तो आपका हो जाएगा कवर। अब इसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट रहेगा और फिफ्थ पॉइंट हमारा राष्ट्रीय अस्मिता। मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है। तो ये हमारा फिफ्थ पॉइंट है राष्ट्रीय अस्मिता। भारतीय उपन्यास के इतिहास में ऐसी अनेक महत्वपूर्ण रचनाएं आती हैं जो राष्ट्रीय अस्मिता जैसे सवाल से टकराती हैं। जैसे रविन्द्रनाथ के उपन्यास गोरा। तो राष्ट्रीय अस्मिता भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है जिस पर लोगों ने रचनाएं की हैं और रविन्द्रनाथ ने एक उपन्यास लिखा है गोरा। फिर इसके बाद शरत चंद्र के उपन्यास जहां सामंतवाद के दबाव के विरुद्ध है और भीतर बाहर के विरोध को वाड़ी देते हैं, वहां स्त्री की पीड़ा या करुणा को भी आधुनिक युग के संदर्भ में मूर्त करते हैं। तो जो शरत चंद्र हैं उन्होंने सामंतवाद के विरोध में बहुत सारे अपने उपन्यास लिखे, लेकिन स्त्री की जो पीड़ा थी उससे भी संबंधित, उसकी स्त्री की करुणा, उसकी पीड़ा से संबंधित भी आधुनिक युग में बहुत सारी स्त्रियां जो थी उनको दबाया जाता था, उससे संबंधित भी काफी सारे कवियों ने अपनी कविताएं लिखी है, काव्य लिखे हैं, ताकि स्त्रियों को के अंदर भी एक मतलब जो उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो चुका था पूरी तरह से, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाया जा सके। तो इसलिए और उन लोगों को इन कवियों के माध्यम से काफी ज्यादा सराहना दी गई और वो लोगों ने भी मतलब स्त्रियों ने भी आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण काम किया स्वतंत्रता में।
सो आप लोग यहाँ से याद कर लेना, मैंने हाईलाइट कर रखा है। जिन जिन का हाईलाइट है उनकी आप 2-4 आपको याद भी होंगी। अगर आपने सेकंड ईयर में पढ़ा होगा तो आपको याद भी होंगी वाली। प्रेमचंद की रंगभूमि गोदान, फिर ताराशंकर बंदोपाध्याय की गणदेवता, ये अगर आपको याद ना हो तो फणीश्वर नाथ रेणु का मेला आंचल, ये याद कर लीजिएगा। 2-3 याद कर लीजिएगा तो हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर आपके बोध प्रश्न आ गए हैं। बोध प्रश्न में हमारा जो है क्वेश्चन, आधुनिक साहित्य किन प्रमुख शर्तों के या लक्षणों के साथ आधुनिक हुआ। ये वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको बताया। राष्ट्रीय अस्मिता जैसे प्रश्न से टकराने वाले किसी महत्वपूर्ण उपन्यास का नाम लिखिए। सो ये भी इम्पोर्टेंट, अभी मैंने ऊपर ही बताया, आपको देख लीजिएगा, मैं ज्यादा नहीं बता रही हूँ डिटेल में। अब हमारा जो अभ्यास के क्वेश्चन है वो है, भारत में आधुनिक युग की विशिष्टता क्या है। जो मैंने अभी आपको बताया था वो क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिक युग की विशिष्टता और आधुनिक साहित्य की मूल संवेदना, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा आधुनिक युग, राजनीतिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक संदर्भ, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हम वीडियो का एंड यहीं पर करते हैं क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लेंथी हो गई है। गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।